हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडु एक्सपर्ट, जहाँ पे आज हम पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर बेसिकली 3 रीजन से कंसिस्टेड होता है। फर्स्ट वन इज सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड वन इज साइटोप्लाज्म एंड थर्ड वन इज न्यूक्लियस। जैसा कि हम जानते हैं, जो सेल स्ट्रक्चर होता है वो कोई सिंगल यूनिट से नहीं बना है, बल्कि सेल के स्ट्रक्चर में 2-3 रीजन्स होती हैं और यहाँ पे ये 3 रीजन्स शो कर रहा है। फर्स्ट वन इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड वन इज साइटोप्लाज्म एंड थर्ड वन इज न्यूक्लियस। फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें हम देखेंगे इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ सेल्स, स्पेशली इन एनिमल सेल्स। जितने भी सेल्स होते हैं उनकी जो आउटर कवरिंग होती है, जो उनके बाहर का लेयर होता है, वो उनके बाहर का लेयर सेल मेम्ब्रेन होता है। इन प्लांट सेल्स बाहर का लेयर सेल वॉल होता है, सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन एनिमल सेल्स में आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन होती है। सेकेंड पॉइंट है इट कंसिस्ट ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। जो सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ये 2 स्पेशल न्यूट्रिएंट से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट वन इज लिपिड्स एंड सेकेंड वन इज प्रोटीन। इट इज लिविंग, सेल मेम्ब्रेन लिविंग नेचर का होता है, डेलिकेट सेमी परमिएबल इन नेचर, और ये सारे मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करता सेल के अंदर जाने के लिए। सेल मेम्ब्रेन लिविंग होता है तो ये सिर्फ उन्हीं मटेरियल्स को सेल के अंदर आने देगा जिनकी नीड है। तो बेसिकली इसको इसी वजह से हम लोग सेमी परमिएबल इन नेचर बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग सेलेक्टिव और पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल्स। जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये जो भी मटेरियल सेल को चाहिए बाहरी इन्वायरमेंट से या इंटरनल इन्वायरमेंट से, तो बेसिकली उसको ट्रांसफर करने का काम या उसके मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट कराने के लिए ये सेल मेम्ब्रेन वहां पे वर्क करती हैं। फंक्शन क्या है सेल मेम्ब्रेन का? इट एक्ट्स एज अ मैकेनिकल बैरियर बिटवीन इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ द सेल्स। जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये सेल के अंदर के इन्वायरमेंट को और सेल के बाहर के इन्वायरमेंट को एक तरीके से डिफरेंशिएट करता है, बीच में एक बैरियर की तरह काम करता है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को सेपरेट करता है, और इसका मेन फंक्शन ये है इट प्रोटेक्ट द इनर सेल्स कंटेंट। जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये कवरिंग के जैसे बिहेव करता है, इसके साथ ही साथ वो सेल को प्रोटेक्ट करता है कि बाहर का कोई भी अनवांटेड मटेरियल या पैथोजन आके और सेल्स को डिस्ट्रॉय ना करे। तो बेसिकली वहां पे सेल मेम्ब्रेन होता है जो कि उनको प्रोटेक्ट करके रखता है। यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे दिया है सेल 3 रीजन से कंसिस्टेड होता है। फर्स्ट वन इज सेल मेम्ब्रेन, जिसके बारे में हम लोग पढ़ लिए। नेक्स्ट हम लोग अभी पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म एंड लास्ट वन इज न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में हमें 2 रीजन्स देखने को मिलेंगी। एक मिलेंगे हमें कुछ सेल ऑर्गेनल्स, जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम्स, ये सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं। तो बेसिकली सेल ऑर्गेनल्स मिलेंगे। एंड सेकेंड वन इज सेल इंक्लूजन्स। सेल इंक्लूजन्स हम कह सकते हैं कि सेल के अंदर के जितने भी नॉन लिविंग मटेरियल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड्स, तो ये सभी मटेरियल्स को हम लोग सेल इंक्लूजन्स के अंदर रख सकते हैं। थर्ड रीजन है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बेसिकली 4 चीजें से यहाँ कंसिस्टेड दिखा रहा है। फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे सेल का अपना मेम्ब्रेन होता है, वैसे ही सेम टू सेम न्यूक्लियस का भी अपना एक मेम्ब्रेन होता है। उसके बाद है न्यूक्लियर सैप। न्यूक्लियर सैप इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर सैप को हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोलते हैं। तो ये न्यूक्लियस के अंदर का फ्लूइड हो गया। नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस, लिटिल न्यूक्लियस भी इसको कहते हैं। और लास्ट है क्रोमेटिन, जो कि बेसिकली डीएनए और हिस्टोन से मिलकर बना होता है। तो अभी इन सब चीजों को भी हम आगे कवर कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है सेल्स का, दिया है कि ये जो आउटर कवरिंग है जो कि डबल मेम्ब्रेनस है, इस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को सेल मेम्ब्रेन कहा गया है। इनका जो इनर फ्लूइड है, ये इनर फ्लूइड को साइटोप्लाज्म कहा गया है, और ये जो बीच में एक सेंटर, कंट्रोल सेंटर जो दिख रहा है, इसको न्यूक्लियस कहा गया है। तो न्यूक्लियस का मेन फंक्शन ये होता है कि सेल्स के फंक्शंस को ये कंट्रोल करता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट साइटोप्लाज्म। साइटो का मतलब होता है सेल और प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि सेल के अंदर के जितने भी फ्लूइड्स हैं उनको हम लोग साइटोप्लाज्म कहेंगे। ओके, लिखा है कि द साइटोप्लाज्म इज द जेल लाइक सब्सटेंस विद इन द सेल। सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के जस्ट अंदर जितने भी फ्लूइड मटेरियल है या जितने भी जेल लाइक सब्सटेंसेस हैं, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग, सभी के सभी सेल साइटोप्लाज्म के अंदर आएंगे। नेक्स्ट है इट इज द साइट ऑफ मेनी सेलुलर प्रोसेसेस एंड प्रोवाइड मीडियम फॉर ऑर्गेनल्स टू फंक्शन। जो साइटोप्लाज्म होता है ना, ये बेसिकली जितने भी सेलुलर प्रोसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन में, या फिर अदर सेलुलर प्रोसेसेस जो होते हैं उनके लिए साइटोप्लाज्म रिस्पॉन्सिबल होता
होता है। एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म एक प्लेटफॉर्म देता है कि सेल के सभी ऑर्गेनल्स अपने मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स। जो ये साइटोप्लाज्म है ये कुछ चीजों से मिलकर बना होता है, अकेले मटेरियल को हम लोग साइटोप्लाज्म नहीं कहेंगे। सेल के अंदर के जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर आते हैं। जैसे फर्स्ट वन है साइटोजोल। ऐसे कह सकते हैं कि सेल के अंदर का जितना भी लिक्विड पोर्शन है, सेमी सॉलिड नहीं, ओनली लिक्विड पोर्शंस, तो जितने भी लिक्विड पोर्शंस है वो होते हैं साइटोजोल। नेक्स्ट है सेल इंक्लूजन। सेल इंक्लूजन जैसे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे सेल के अंदर वो सभी के सभी सेल इंक्लूजन्स के अंदर आते हैं। उनको हम लोग बायोमोलिक्यूल्स भी बोलते हैं, जैसे प्रोटीन, लिपिड्स, फैट, विटामिन ईटीसी। नेक्स्ट है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन जो होता है ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में जैसे हमारी बॉडी के बोन्स हमारी बॉडी को सपोर्ट देते हैं, वैसे ही सेम सेल को सपोर्ट देने के लिए वहां पे साइटोस्केलेटन होता है जो कि उसको फ्रेमवर्क देने का काम करता है। एक तरीके से उनके स्ट्रक्चर को बनाए रखने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी साइटोस्केलेटन का होता है। नेक्स्ट है सेल ऑर्गेनल्स। जो ये साइटोप्लाज्म होता है ये कुछ सेल ऑर्गेनल्स को भी कैरी करता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म ही एक मीडियम है जो कि सभी सेल ऑर्गेनल्स को अपने पास रखता है। जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस ईटीसी। अब यहाँ पे डायग्राम से समझेंगे। जैसे यहाँ पे ये हमारा साइटोप्लाज्म का डायग्राम है। ये जो हमें आउटर रीजन दिख रहा है डबल मेम्ब्रेनस, इसको बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी हम लोग इसको इसके पहले वाले पॉइंट्स में इसी को पढ़ रहे थे, इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे ये जो फाइबर्स जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, बेसिकली इनको हम बोलेंगे साइटोस्केलेटन, जो इसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, इसको फ्लैसिड होने से भी बचाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे एक सेल ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ये जो बड़े बड़े मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर्स को हम लोग बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं, फॉर एग्जांपल न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट है यहाँ पे न्यूक्लियस के जस्ट वॉल पे एक स्ट्रक्चर अटैच है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और भी अदर सेल ऑर्गेनल्स भी हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। फिलहाल इस वाले डायग्राम में हम लोग इतना ही। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को सबसे पहले डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट है उनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। और इन्होंने 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। और उस टाइम पे इन्होंने न्यूक्लियस वर्ड नहीं बल्कि एक स्पेशल वर्ड दिया था जिसका नाम है एरियोला। ओके, सो न्यूक्लियस की डिस्कवरी करने वाले जो साइंटिस्ट है उनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। हम लोग बोलते हैं इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, मतलब कि न्यूक्लियस को हम लोग सेल्स का कंट्रोल सेंटर मानते हैं। सेल के सभी फंक्शन को कंट्रोल करने वाला जो ऑर्गेनल है वो होता है न्यूक्लियस। जैसे हमारी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए ब्रेन होता है, हमारे हर एक बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करता है, वैसे ही सेम टू सेम जो सेल होता है, सेल के फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस का होता है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है ना, ये ब्रेन ऑफ द सेल है, ठीक है। इसको हम लोग डायरेक्टर ऑफ द सेल भी बोलते हैं, क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जो न्यूक्लियस होता है वो जेनेटिक मटेरियल्स को कैरी करता है, और जैसे वो जेनेटिक मटेरियल्स को कैरी करेगा तो न्यू वंस को बनाने के लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो इस वजह से न्यूक्लियस के लिए 3 वर्ड्स हैं। इट इज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। तो हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है ये सेल्स के सभी फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो इसको हम लोग कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं, और डायरेक्टर ऑफ द सेल भी कहते हैं। ब्रेन ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं जैसे हमारी बॉडी को कंट्रोल करने का काम ब्रेन का होता है। ब्रेन हमारे सभी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी को रेगुलेट करता है, वैसे ही न्यूक्लियस सेल के सभी फंक्शंस को कंट्रोल करता है और उनके फंक्शंस का रेगुलेशन आराम से न्यूक्लियस ही करता है। नेक्स्ट है इट इज फाउंड एज अ स्फेरिकल और ओवल स्ट्रक्चर विच इज यूजुअली लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल्स। जो न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है ये स्फेरिकल हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, और ये हमेशा सेल्स के बीच में ही होते हैं, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस का लोकेशन है वो सेंटर में है, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। अब हम डायग्राम से समझेंगे। ये न्यूक्लियस का डायग्राम है। न्यूक्लियस का ये आउटर कवरिंग है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे सेल का अपना मेम्ब्रेन होता है जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ऐसे ही न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन को हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियस में ये बीच में एक छोटा सा लिटिल न्यूक्लियस दिख रहा होगा, इस लिटिल न्यूक्लियस को हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस का फंक्शन होता है वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस का फंक्शन होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे
सेल के अंदर के जो फ्लूइड्स होते हैं उनको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर के फ्लूइड को हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर आप लोग को दिख रहा होगा जिसे हम बोलेंगे क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर जो होता है यही जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है। ये जो यहाँ पे सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है बेसिकली ये डीएनए और हिस्टोन है। ओके, और लास्ट है यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे एक छोटे छोटे पोर्स हैं। ये छोटे छोटे पोर्स को हम लोग न्यूक्लियर पोर कहेंगे और ये न्यूक्लियर पोर्स जो होते हैं ये अलाउ करते हैं कोई भी सब्सटेंसेस का मूवमेंट। अगर साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के बीच का हो रहा है या न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में हो रहा है तो बेसिकली जो मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा वो इस रास्ते होगा न्यूक्लियर पोर के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस दिया हुआ है। पहला है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, लिखा है इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर इनवेलप। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है इसको हम लोग कहीं कहीं पे देखेंगे तो इसको न्यूक्लियर इनवेलप भी कहते हैं। ठीक है, आउटर कवरिंग है न्यूक्लियस का। इट इज डबल मेम्ब्रेनस एंड कंटेन्स न्यूक्लियर पोर्स टू रेगुलेट एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस। ऐसा कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है डबल मेम्ब्रेनस है और ये न्यूक्लियस पोर को कैरी करता है और यही न्यूक्लियर पोर सेल के साइटोप्लाज्म से और न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म का मूवमेंट कराती है, सब्सटेंसेस का एक्सचेंज कराती है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड कंपोनेंट्स जो कि दिया हुआ है यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस एंड प्लाज्म मींस फ्लूइड। तो न्यूक्लियस के अंदर का जो फ्लूइड होता है उसे हम बेसिकली न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, सेकंड है इट कंटेन्स क्रोमेटिन फाइबर एंड न्यूक्लियर। जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर बेसिकली दो चीजें हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म में दो चीजें हैं, ये एक न्यूक्लियोलस और सेकंड वन इज क्रोमेटिन फाइबर। तो दो चीजों को कंटेन करने का काम न्यूक्लियोप्लाज्म का होता है। थर्ड कंपोनेंट है न्यूक्लियोलस। इट इज कंट्रोल सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। जैसे न्यूक्लियस पूरे सेल का कंट्रोल सेंटर होता है वैसे ही न्यूक्लियस का कंट्रोल सेंटर ये न्यूक्लियोलस होता है। ओके, नेक्स्ट है इट इज मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। जो न्यूक्लियोलस होता है ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है और हम ऐसा भी कहते हैं कि जो न्यूक्लियोलस होता है ये आगे चल के राइबोसोम्स फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट फोर्थ कंपोनेंट है क्रोमेटिन फाइबर्स। क्रोमेटिन फाइबर जो होता है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि डीएनए और हिस्टोन से मिलकर बना हुआ है। हिस्टोन एक स्पेशल प्रोटीन है, ठीक है, जो कि आसानी से डीएनए के साथ बाइंड हो सकता है। और यही क्रोमेटिन फाइबर जब सेल डिवीजन होने वाला होता है तो उस टाइम पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, यही क्रोमेटिन फाइबर आगे चल के कंडेंस्ड हो जाता है और कंडेंस्ड होकर क्रोमोसोम्स बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर जो होता है ये कोई भी सब्सटेंसेस अगर साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर एक्सचेंज कराना है तो बेसिकली वहां पे न्यूक्लियर पोर उसके एक्सचेंज में हेल्प करता है। जो क्रोमोसोम होता है इसका ये जो सेंट्रल पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर। और ये जो दोनों क्रोमेटिड स्ट्रक्चर है इनको हम लोग बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्रोमोसोम्स का जो स्ट्रक्चर है वो ये क्रोमेटिन फाइबर जब सेल डिवीजन होने वाला होता है तो ये क्रोमेटिन फाइबर हाईली कंडेंस्ड हो जाता है और कंडेंस्ड होकर क्रोमोसोम्स बनाता है और ये क्रोमोसोम्स आगे चल के बीच से स्प्लिट हो जाता है और स्प्लिट होने के बाद दो अलग अलग सेल्स में ये जाके और वहां पे अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। अब हम लोग फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियस पढ़ेंगे जिसमें लिखा हुआ है कि इट इज द चीफ कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। अभी हमने पहले ही डिस्कस किया कि जो न्यूक्लियस होता है ये सेल्स का कंट्रोल सेंटर होता है, तो जो न्यूक्लियस है इसको हम लोग चीफ कंट्रोलिंग सेंटर बोल सकते हैं। नेक्स्ट है इट कंटेन्स क्रोमेटिन फाइबर विच कैरी द जीन्स। जो न्यूक्लियस होता है इसके पास क्रोमेटिन फाइबर है और क्रोमेटिन फाइबर ही आगे चल के क्रोमोसोम्स बनाते हैं। तो जो क्रोमेटिन फाइबर है वो डीएनए और हिस्टोन से मिलकर बना हुआ है और डीएनए जो है वो एक जेनेटिक मटेरियल है। बेसिकली जो डीएनए होता है ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इसका और डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के स्ट्रैंड्स में स्पेशल प्रोटीन इंकोडेड होता है, ये है इसका स्ट्रैंड्स और यहाँ पे जो प्रोटीन इंकोडेड होता है इसी प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं जीन, क्योंकि ये जीन्स जो होते हैं ना ये कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करता है। तो बेसिकली जो जेनेटिक मटेरियल है उसका ट्रांसमिशन क्रोमेटिन फाइबर की वजह से ही हो पा रहा है। नेक्स्ट है द जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। जैसे हमारे अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स आए हैं ये हमारे पेरेंट्स आए हैं, तो जो हमारे पेरेंट्स के अंदर के जो डीएनए है जो जीन है वो बेसिकली
क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्म में हमारी बॉडी में ट्रांसमिट हुआ है। तो न्यूक्लियस का ये भी फंक्शन होता है कि ये पेरेंट से जो जेनेटिक कैरेक्टर होता है उसे उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर कराते हैं। और लास्ट फंक्शन है, इट कंट्रोल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड ऑल्सो हेल्प्स टू सिंथेसिस रेगुलेशन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ एंजाइम्स। जो न्यूक्लियस होता है ये सेल के सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, सेलुलर रिस्पायरेशन या ग्लाइकोलाइसिस ये सारे प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ स्पेशल एंजाइम्स का भी सिक्रेशन कराता है और स्पेशल एंजाइम्स का रेगुलेशन भी इनके द्वारा ही होता है। तो ऐसे कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है ये सिंथेसिस, रेगुलेशन, मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन सारे प्रोसेसेस में हेल्प करता है। ओवरऑल अगर कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है ये पूरे सेल के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, बाय बाय।